नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा फिर से एक बार पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के पहले मैंने यह चर्चा करी थी कि संघात्मक शासन व्यवस्था के अर्थ क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं और वह किस किस प्रकार से बनता है। दो तरह की संघात्मक व्यवस्था की चर्चा हम लोग किए थे, एक एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा बने हुए संघात्मक शासन और तथा दूसरा जो था वो पृथक्करण की प्रक्रिया द्वारा। अभी जो है हम लोग देखेंगे कि संघात्मक शासन के गुण क्या है। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था जो है इससे प्रश्न आता ही आता है। इससे एक प्रश्न मान के आप चलें कि आपको परीक्षा में दिख ही जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जानेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए, पहला विशेषता जो यहाँ पर लिखा गया है, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि। संघात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है, अर्थात जो देश की एकता है वह लास्ट में सब मिलकर के एक हो जाते हैं, और जब एक हो जाते हैं तो उनकी यूनिटी जो है वह क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि किसी भी मुद्दे पे अगर यहाँ पर बात आती है एक दूसरे स्टेट की, तो इंडिविजुअली तो वो अपने आप में जो है वह अलग अलग होते हैं, लेकिन जब किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे डिफरेंसेस होता है या किसी भी दूसरे देश से या किसी दूसरे स्टेट से किसी तरह की बात होती है, तो वह फिर आपका वह केंद्र स्तर पर वह यूनिटी एक होकर के सामने आती है। ठीक है। आगे हम लोग देखें कि क्षेत्रीय स्वतंत्रता। क्षेत्रीय स्वतंत्रता जो है संघात्मक शासन व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है, एक आवश्यक गुण है। क्यों? क्योंकि जितने भी स्टेट इसके अंतर्गत होते हैं, जितने भी राज्य इसके अंतर्गत होते हैं, उनकी शक्तियों का बंटवारा जो है वह किसके द्वारा किया जाता है, वह संविधान के द्वारा कर दिया जाता है। और संविधान के द्वारा जब शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है तो फिर उसका जो है वह हनन नहीं हो सकता है, उसका हनन नहीं हो सकता है। जो क्षेत्रीय स्वतंत्रता है, चाहे वह स्टेट छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता जो है बनी रहेगी और वह अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वह कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा। ठीक है। जन जागरूकता भी इसके अंतर्गत बनी रहती है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जनता की जो है समस्याओं का निदान करेगा। और चूँकि संघात्मक व्यवस्था में कई स्तर पर सरकार होती है, तो वह उसमें ज़्यादा लोगों को शामिल होने का भी अवसर मिलता है ना। लोगों में जागरूकता फैलाने की दिशा में भी जो है कार्य किया जाता है। उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। उत्तरदायी शासन की स्थापना क्यों होती है? क्योंकि जन जागरूकता फैलाई जा रही है, लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, वह सरकार से जो है प्रश्न करते हैं, और ख़ासकर संघात्मक शासन व्यवस्था में लोगों को जो राइट्स प्राप्त होते हैं, तो वह सरकार की क्रिटिसिज्म भी कर सकती हैं, सरकार की आलोचना कर सकती हैं, और ऐसा करके वह सरकार पे जो है वह एक प्रेशर बनाने का कार्य करती है। और यह माना जाता है कि सरकार जो कार्य करती है उसके लिए उत्तरदायी होती है। यह माना ही नहीं जाता है, बल्कि वह उत्तरदायी होती भी है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन का विकास होता है। स्थानीय स्वशासन कहने का मतलब आप समझेंगे पंचायती राज व्यवस्था से। किससे समझेंगे? पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो वह क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था का एक गुण है। और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की अगर थोड़ी सी और चर्चा यहाँ पर करें तो हम लोग जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, यह दो संशोधन जो है वह भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ा संशोधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी व्यवस्था से पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 73वां से इसको मिला है, और 74वां के द्वारा जो है नगरीय जो व्यवस्था है पंचायती राज से संबंधित, महापालिका, नगरपालिका, ये सब, वो इससे इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है।
ठीक है। आर्थिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है आर्थिक दृष्टि से? क्योंकि जो है कार्यों का विकास कैसे हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, वह सिर्फ एक सरकार पर निर्भर ना हो करके बल्कि ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट्स पे जो है वह निर्भर होता है। जैसे अगर हम भारत का ही उदाहरण लें तो एक सिर्फ केंद्र पे यह निर्भर नहीं करता है कि कितना डेवलपमेंट हो पाएगा, बल्कि स्टेट भी अपने असर से वह डेवलपमेंट करने के लिए स्वतंत्र होती है ना। तो ऐसा करने से जब वह शक्तियों का विभाजन होता है तो कई स्तर पे विकास के कार्य होते हैं, जिसके कारण जो है विकास की गति तीव्र होती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा इसलिए मिलती है क्योंकि वह एक विकसित होती हुई प्रतीत होती है, वह डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है ना। और संघात्मक शासन व्यवस्था की जो है एक खासियत और भी होती है कि वहाँ की सरकार जो होती है वह मजबूती से भी कार्य करती दिखती है। यानी कि संकट के समय जो है यह संघात्मक व्यवस्था जो है एकात्मक में भी बदलता है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कैसे जो है संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था में बदलती है। खासकर अगर हम लोग भारत की बात करें तो इसी चलते भारत को जो है अर्ध संघात्मक कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्ध संघात्मक कहा गया है। यानी कि ना तो यह पूर्ण रूप से संघात्मक है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक है। आमतौर पर आप ऐसे देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि जो है भारत संघात्मक संघ है, लेकिन संकट के समय क्या हो जाएगा? यह एकात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकात्मक हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारिता का अभाव मिलता है। ये ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि सरकारें जो होती है वह चुनी हुई सरकार होती है, जवाबदेह सरकार होती है। देखिए यहाँ पर हम लोग आगे पढ़े भी थे कि उत्तरदायी सरकार होती है ना। तो इस तरह की व्यवस्था में कोई भी गवर्नमेंट जो है निरंकुश नहीं हो सकता है, स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता है। कुशल प्रशासन इस कारण से भी होता है कि कुशल प्रशासन चूँकि उनको उत्तरदायी बनाया गया है, जवाबदेह बनाया गया है, तो लोगों का डेवलपमेंट करना है ना। तो कुशल प्रशासन की व्यवस्था करना भी अनिवार्य होता है। लोकतांत्रिक जो है गुण, इसकी भी एक खासियत होती है संघात्मक शासन व्यवस्था की। हम लोग पहले भी चर्चा किए कि संघात्मक शासन व्यवस्था जो होती है वह विकास से प्रेरित होती है, वह जनता के राइट्स की बात करती है, जनता के जो है जन जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वह चुनी गई गवर्नमेंट होती है। चुनी गई गवर्नमेंट जो होगी वह लोकतांत्रिक ही होगी। ठीक है। हालांकि और भी कई ऐसे मेथड हैं जिसके द्वारा जो है सरकारें बनती हैं, ठीक है ना, लेकिन लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वह एक बेहतर व्यवस्था देने का कार्य करती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि लोकतंत्र तथा राजतंत्र दोनों का गुण होता है। इसमें लोकतंत्र के भी गुण होते हैं और राजतंत्र के भी गुण होते हैं। यानी कि एक समय में बहुतों से लोगों का शासन आपको दिखेगा, लेकिन दूसरे ही क्षण आपको यह भी लग सकता है कि वह एक व्यक्ति शासन कर रहा है। आप भारतीय संविधान, भारतीय व्यवस्था को देखें तो आप इस चीज़ को आप बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर 28 जो है राज्य अपनी अपनी सरकारें चला रही हैं। लेकिन विपरीत स्थिति में या जो है संकट की स्थिति में वह पूरा देश जो है वह एक हो जाता है। यानी कि जब अलग अलग स्तर पर सरकार चल रही है तो लोकतंत्र, और जब एक स्तर पर सरकार हो गई यानी कि एक व्यक्ति का शासन तो राजतंत्र, दोनों के व्यवस्था आपको इसमें देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि थोड़ा लचीला होगा और कुछ जो है चीज़ें नॉमिनल जो राजतंत्र में होती है उसके अनुसार भी यह होगा। और लास्ट में यह पॉइंट भी लिखा हुआ है कि मानवता के लिए भी उपयोगी है। ठीक है। यहाँ पर यह स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न आपसे सीधा सीधा यही प्रश्न बन सकता है मैट्रिक के एग्जामिनेशन में कि संघात्मक एवं एकात्मक सरकारों में क्या अंतर है। 4 नंबर का प्रश्न जो है यह बन सकता है और पूरी की पूरी स्लाइड जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है?
कि चूँकि आप इसका अंतर अगर आप नहीं समझेंगे तो इस प्रश्न का आंसर देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। देखिए आगे हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं कि एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार। एकात्मक सरकार वो होती है जहाँ की व्यवस्थापिका सर्वोच्च होती है। व्यवस्थापिका यानी कि जो है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेशन। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेशन यानी कि जो है व्यवस्थापिका, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है? संविधान तथा न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। याद रखिएगा, संघात्मक शासन की हम बात कर रहे हैं। संघात्मक शासन और एकात्मक शासन यानी संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में क्या अंतर होता है? तो एकात्मक सरकार जो होती है वह व्यवस्थापिका उसमें सर्वोच्च होगी। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं यूके का और यहाँ पर यूएसए का, ठीक है। यूके में इस तरह की व्यवस्था है और यूएसए में इस तरह की व्यवस्था है, ठीक है। अच्छा, एक कानून होता है। क्या होता है? एक कानून होता है और इसमें दोहरा कानून होगा। दोहरा कानून यानी कि एक सेंटर का कानून होगा और प्लस स्टेट का कानून होगा, और यहाँ जो कानून होगा वह पूरे जगह एक ही लागू होगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर दो स्तर पे चूंकि सरकारें चल रही है कार्य, तो दो स्तर पे कानून होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही स्तर पे व्यवस्था चल रही है तो एक ही कानून जो है वह सब जगह मान्य होता है, ठीक है। अधिक दक्ष तथा कम खर्चीला। एकात्मक शासन व्यवस्था को यह माना जाता है कि यह अधिक दक्ष लोगों द्वारा होता है और कम खर्चीला होता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि देखिए, एक काम करना है तो 5 आदमी की ज़रूरत हो सकती है और यहाँ पर जो है 25 काम हो जाएगा। क्योंकि कई स्तर पे सरकारें जो है वह बनेगी, तो कई स्तर पे सरकारें जब बनेगी तो कई तरह के काम भी होंगे, तो कई लोगों को लगाना भी होगा। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि जो है कम योग्य आदमी जो है वह काम में, शासन में आए, लेकिन यहाँ पर जो है वह ज़्यादा योग्य, ज़्यादा दक्ष लोग काम कर सकते हैं। और चूँकि छोटे स्तर पे जो है काम निपट जाएगा तो यह खर्चीला कम होगा और यह खर्चीला जो है ज़्यादा होगा। समझ रहे बात को? चलिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। स्वतंत्र और महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय का रहना आवश्यक नहीं है। देखिए, यह यहाँ पर रहना आवश्यक है। देखिए, संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायालय का रहना आवश्यक है। यहाँ रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, दोनों केस हो सकता है, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं केंद्रीयकरण एकात्मक शासन की विशेषता है। केंद्रीयकरण एकात्मक शासन की व्यवस्था है और विकेंद्रीयकरण यानी कि अपनी शक्तियों का जो है वह कई केंद्र में डिवाइडेशन। और एक केंद्रीयकरण क्या हुआ कि कई जगह से जो है वह एक में शामिल हो जाना। समझ रहे बात को? केंद्रीयकरण यानी कि जब आपका कई भिन्न भिन्न दिशाओं से जब एक जगह आकर के शासन स्थापित हो जाता है तो उसको केंद्रीयकरण कहते हैं। और जब एक जगह से कई क्षेत्रों में जो है वह पावर बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण, ठीक है। ये इस अंतर को आप लोग समझेंगे, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर और चर्चा कर लें यहाँ पर, हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैं 1 मिनट थोड़ा सा देख लेता हूँ कि इसमें क्या कराया जा सकता है। चलिए, भारतीय द्वैत शासन की जो है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता की हम लोग थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर लें, उसके बाद हम लोग जो है दूसरे वीडियो में फिर से हम लोग बात करेंगे, है ना। देखिए, द्वैत शासन भारत में भी आप गौर करेंगे तो द्वैत यानी कि 2 स्तर पर। कितने स्तर पर? 2 स्तर पर, यानी कि एक सेंटर स्तर पर और दूसरा जो है स्टेट स्तर पर। पहला सेंटर और दूसरा स्टेट, 2 स्तर पर सरकार है ना। यह हम लोग भारतीय यानी कि इस नज़रिए से हम लोग देखें तो भारत भी जो है एक संघ है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि भारत का एक लिखित संविधान भी है। भारत का एक लिखित संविधान है जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह
18 दिन लगे थे, है ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और इसको बनने में खर्च कितना हुआ था, तो 64 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ये मैं थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी कभी कभी दे देता हूँ। ठीक है, अगर भारतीय संविधान को हम लोग थोड़ा सा और गौर करें तो क्या है कि यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है, यानी कि 3 सूची जो है, 3 सूची के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें एक सूची है संघ सूची, दूसरी सूची है राज सूची, और तीसरी सूची जो है वह क्या कहलाती है, समवर्ती सूची, है ना। 3 सूचियों की चर्चा में क्या किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि भारतीय संविधान से बड़ा कोई नहीं है। भारत में भारतीय संविधान से बड़ा कोई नहीं है। संविधान के लिए सारी व्यवस्थाएं या संविधान से ही सारी व्यवस्थाएं हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के आगे कोई ऊंचा नहीं है। ठीक है, संविधान सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, और उसी के आधार पर कोई भी शासन व्यवस्था जो है वह संचालित होती है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा देखें कि क्या भारत का संविधान कठोर है, लचीला है, या जो है इनसे भी अलग है। तो भारतीय संविधान को अगर आप देखेंगे तो एक समय आपको लगेगा कि यह लचीला है, दूसरे समय जो है आपको यह लगेगा कि कठोर है। क्यों कठोर है, क्योंकि जब आपको 2/3 बहुमत से कोई जो है बिल पास होगा, नियम बनेंगे, वहाँ पर आपको लगेगा, प्लस इसमें राज्य के भी लोगों की सहमति लगती है। और कई बार आप देखेंगे कि जो है सिर्फ संसद द्वारा ही साधारण बहुमत से, संसद द्वारा ही साधारण बहुमत से जब बिल पास हो जाता है तो उसको आप देखेंगे कि जो है यह काफ़ी ईजिली जो है होता है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा देखें कि स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय सरकार के जो है कितने अंग होंगे, हालांकि यह बहुत बेसिक सा चीज़ है। एक है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका, है ना। तो ये 3 जो अंग हैं सरकार के, किसके अंग हैं, सरकार के। इन तीनों की सहायता से कोई भी गवर्नमेंट चलती है, और ये 3 जो अंग होते हैं, यह तीनों आपस में जो है एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखने का प्रयास करती हैं, यह व्यवस्था भी है। लेकिन न्यायपालिका जो होती है बच्चों, वह न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। और यह जो है इन दोनों पर भी जब इनके नियम को, इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसको कैंसिल आउट करती है। तो इसको एक जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिव्यू, ये इस तरह की चीज़ें जो है आप आए दिन समाचार पत्रों में सुनने को मिलता होगा आपको। जुडिशियल एक्टिविज्म, जब व्यवस्थापिका और कार्यपालक के कार्यों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप होने लगे, और जुडिशियल रिव्यू जब किसी भी सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून को, या खुद जब जज एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसी भी जज जब अपनी फैसले को फिर से यह देखने का काम करते हैं तो उसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि सदन भी जो होगा 2 स्तर पे तो सरकार होगी, लेकिन वहाँ पर भी जो है वह 2 सदन होगा, यानी कि 2 उसमें घर होगा। हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट की बात करें तो वहाँ पर एक लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा होता है। उसी प्रकार राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्य में भी 2 सदन होते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं। क्या अनिवार्य रूप से नहीं, कहीं पर 2 है, कहीं पर नहीं भी है। तो यह व्यवस्था अपनाने का जो प्रावधान है वह जब विशेष संबंधित राज्य ऐसा प्रपोजल देती है। हालांकि आप याद ध्यान रखेंगे कि विधानसभा जो होगी वह सभी जगह होती है, विधान परिषद जो होती है वह राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। जब राज्य ऐसा चाहते हैं तब उस पर केंद्र सरकार के द्वारा वह व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, फ्रूटफुल आपके लिए रहा होगा। थैंक्स
for watching this video. I hope this will help you a lot. Before going to conclude this video, I would like to request you all that kindly share, subscribe and like this video. Thank you.